सर सैंपल पेपर पे वीडियो कब आएगी? आप में से बहुत सारे बच्चों ने हमसे ये डिमांड किया था कि सर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इस टाइप के जो भी सब्जेक्ट है, उनके सैंपल पेपर के सॉल्यूशन पे हमें एक कंप्लीट वीडियो चाहिए। एंड हियर वी आर विद द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्लास 12th हिस्ट्री सैंपल पेपर 2025-26। इस वीडियो में क्या खास है? एक्चुअली इससे पहले भी आपने दूसरे चैनल्स पे इस वीडियो को कंप्लीट सॉल्यूशन वाली वीडियो तो देखी होगी। तो दिस वीडियो इज जस्ट नॉट अबाउट द सॉल्यूशन। इसमें आपको जब मैं एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा तो कुछ टॉपिक्स है जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल के लिए असर्शन रीजन, उसमें वहां पे मैं लॉजिक से बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे मैंने असर्शन रीजन सॉल्व किया और कैसे आप किसी भी असर्शन रीजन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम मैच बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे, स्टेटमेंट वाले सवालों को करेंगे, आई विल टीच यू द एलिमिनेशन टेक्निक कि कैसे पूरे ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं है, नहीं पूरे स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत है। आप अपना टाइम बचाते हुए भी एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जब बात आती है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो मैंने बहुत सारे चैनल्स में देखा है कि वो केवल मार्किंग स्कीम के पॉइंट्स को कॉपी करके डाल देते हैं, लेकिन वो बस आपके रेफरेंस के लिए है। एग्जामिनेशन में आपको पूरा आंसर लिखना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए आपको इंट्रो लिखना पड़ेगा, जो पॉइंट्स बहुत शॉर्ट लिखे हुए हैं उनको थोड़ा सा इलैबोरेट करना पड़ेगा। तो हमारे जो आंसर्स होने वाले हैं, उन आंसर्स को हमने अप टू द लेवल ऑफ सीबीएसई रखा है, इलैबोरेटिव रखा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस सॉल्यूशन वीडियो का, दैट इज सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। आई विल टेल यू हाउ द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, कैसे इसको हमने सॉल्व किया है, क्योंकि वहां पे प्रॉपर आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का एग्जांपल देखते हैं। एंड लास्ट में कंक्लूड करेंगे मैप के साथ। तो दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच फॉर यू ऑल, जो भी एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 70+ आउट ऑफ 80 लाना चाहते हैं, दिस इज द वीडियो दे शुड वॉच ऑन। एंड इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं हूं सुधांशु। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्लेड लर्न ह्यूमैनिटीज। We believe in genuine content, no bullshit. So now without any further delay, let's come to the laptop screen and get started with the sample paper of history. तो here we have the sample paper. इसमें आपके सामने 5 सेक्शन है। पहले सेक्शन में आपको MCQs करने हैं, दूसरे सेक्शन में आपके पास 3 मार्कर्स है, तीसरे सेक्शन में आपके पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है विच आर ऑफ 8 मार्क्स। और सेक्शन डी इज ऑल अबाउट द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। 3 सोर्सेज आपके पास आएंगे 4-4 नंबर के। और जो 5वां सेक्शन है दैट इज मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सेक्शन ए विच इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप चाहे तो हर सवाल को पॉज करके अपना जवाब कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं एज अ सिंसियर स्टूडेंट। सबसे पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद फायर अल्टर्स। कहाँ पे हमें फायर अल्टर्स के एविडेंसेस मिले हैं? तो हड़प्पा में नहीं मिले, मोहनजोदड़ो में नहीं मिले, इन दोनों जगहों पे मिलते तो आपको पता होता, बट ये मिले हैं लोथल में। राखीगढ़ी में भी फायर अल्टर्स हमें नहीं मिलते हैं। जब आप वो प्रॉब्लम इन आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ पे ये चीज़ दी हुई है। दूसरा, archaeologists have been able to reconstruct the dietary practices from finds of chad grains and seeds। इन चीज़ों को किसने एनालाइज किया, किसने स्टडी किया है? अभी हमने कीवर्ड के ऊपर वीडियो डाली थी और उसी को यहाँ पे पूछा गया है कि भाई कौन से प्रोफेशनल्स इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं। दे आर आर्कियोबॉटनिस्ट। जो लोग प्लांट रिमेन्स को, आर्कियोलॉजिकल प्लांट रिमेन्स को एनालाइज करते हैं, वो आर्कियोबॉटनिस्ट हैं। ऐसे ही जो लोग आर्कियोलॉजिकल एनिमल रिमेन्स को, चाहे वो इंसानों की हड्डियां हो या जानवरों की हड्डियां, उनको एनालाइज करते हैं, उनको कहा जाता है आर्कियोजोलॉजिस्ट। तो ये भी शब्द आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट महाजनपद? ABCDE है, मतलब ABCD है, मतलब आपको इन्हीं चारों में से चुनना है। पहला, मोस्ट महाजनपदास वे रूल्ड बाय किंग्स, ये सही है, ज्यादातर मोनार्की ही थी। कुछ जो है वो ओलिगार्की थी, उनको गण और संघ कहा जाता था, ये भी सही है। एग्जाम्पल आप अगर देना चाहते हैं द कमेंट बॉक्स, यू कैन गिव एन एग्जाम्पल। ईच महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी विच वाज ऑफन फोर्टिफाइड, ये भी सही है। पांचाल बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद, ऐसा रेफरेंस हमें नहीं मिलता। पांचाल वाज वन ऑफ द महाजनपद जो कि काफी प्रोमिनेंट था, लेकिन सबसे पावरफुल जो है वो मगध था। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता। यहाँ पे देखो, सीबीएसई वालों ने थोड़ा सा आपके लिए आसान कर दिया है, नॉट मेंशन कर दिया था। कई बार ये नॉट हाईलाइट नहीं करते, मेंशन तो करते हैं बट हाईलाइट नहीं करते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि या करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं या इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे हम सीखेंगे एलिमिनेशन। एक तरफ आपके 4 टर्म्स हैं और दूसरी तरफ उनका मतलब है। हमें सारे टर्म्स नहीं देखने, हमें सबसे पहला देखना है और उसको मिलाना है। इंडोगैमी का मतलब क्या होता है कि जब आप विद इन अ यूनिट शादी करते हैं, और जो कि ऑप्शन बी में है, इट रेफर्स टू अ मैरिज विद इन अ यूनिट। इट कैन बी अ किन ग्रुप, इट कैन बी अ कास्ट, इट कैन बी योर गोत्र। तो 1 का जो है वो बी से मैच होगा। अब 1 का बी से मैच किन ऑप्शंस में, आपको वो देखना है। ऑप्शन ए में है, ठीक है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो ये तीनों हो गए एलिमिनेट और ऑप्शन ए हमारा हो गया सही जवाब। दैट्स हाउ एलिमिनेशन वर्क्स। अगर कई बार
एक से ज़्यादा ऑप्शन में वन का बी के साथ मैच होता तो फिर हम सबसे आखिरी वाला करते हैं, क्योंकि ऑफ़न जो सबसे आखिरी वाला होता है वो वैरी करता है। तो इस तरीके से आप बिना पूरे मैचेस को किए ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स दैट पैटर्नल स्टेट वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग द सन, और जिसमें कि जो बड़ा बेटा है उसको थोड़ा स्पेशल शेयर मिलना चाहिए। तो दैट इज़ अ लॉ रिगार्डिंग इनहेरिटेंस, और ये सारी चीज़ें जो है वो मनुस्मृति में दर्ज हैं, व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ धर्मशास्त्र। तो इसके अकॉर्डिंग ही बताया जाता है कि भाई आप बेटों में अपनी प्रॉपर्टी बांटिए, उसमें भी जो बड़ा बेटा है उसको एक स्पेशल शेयर दीजिए। उसके बाद आपके सामने इमेज है। हर बोर्ड में एक सवाल एटलीस्ट इमेज का आएगा, और ये इमेज है चैप्टर 4 से। इसमें एक घोड़ा है, घोड़े पे एक शख्सियत बैठी है, और यहाँ पे उनको ढका भी गया है, और फिर लोग हैं आगे पीछे। क्या डिपिक्ट करा जा रहा है ये आपसे पूछेंगे कि भाई साहब बताइए, व्हाट इज बीइंग डिपिक्टेड हियर? अ टेराकोटा स्कल्पचर डिपिक्टिंग अ सीन फ्रॉम महाभारत, a sculpture from Amravati depicting Buddha leaving the palace, a chief and his follower, stone sculpture, sandstone sculpture of कुषाण किंग। देखो सैंडस्टोन स्कल्पचर तो है नहीं, क्योंकि वो होता तो लाल होता। ये बी है, यहाँ पे बुद्धा जो है वो अपने पैलेस को लीव कर रहा है, मुआयना कर रहा है अपने शहर का, तो उस सीन को यहाँ पे डिपिक्ट करा गया है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ना ही महाभारत का सीन है, वो अगर होता तो इन द पॉपुलर ट्रेडिशन महाभारत के सीन्स में वॉरफेयर दिखाया जाता है, तो ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है उनके लिए एक एमसीक्यू है, तो उसको भी देख लेते हैं। द डैश consists of hymn in the praise of variety of deities, especially अग्नि इंद्र सोम। किस वेद में इन तीन देवताओं के लिए आपको जो है हाइम्स मिलते हैं, श्लोक मिलते हैं? सो दैट इज अबाउट ऋग्वेद। इसमें आपको बेसिक हाइम्स मिलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो और एलैबोरेटिव होती हुई, और बाकी जो तीन वेद हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर के ऊपर है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट अशोका ने बुद्धा के रेलिक्स को सारे ही इंपॉर्टेंट टाउन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया था और उसके ऊपर स्तूप बनवाया? किस टेक्स्ट में इस चीज का वर्णन है? अशोक वदना, विनय पिटक, सुत्ता पिटक, द्वीपवंश। देखो विनय पिटक और सुत्ता पिटक तो हो नहीं सकते, क्योंकि वो अशोका के आने से बहुत पहले लिखे जा चुके हैं। सुपिटक जो है वो बुद्धा के परिनिर्वाण के तुरंत बाद इनकी रचना शुरू हो गई थी। या तो द्वीपवंश होगा या अशोक वदना होगा, बट दिस टेक्स्ट इज अशोक वदना, जिसमें ये कहा गया है कि अशोका ने बुद्धा के रिलिक्स को डिफरेंट टाउन्स पे, या तो वो ट्रेड सेंटर थे या वहाँ पे कोई बुद्धिज़्म का इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था बुद्धा के लाइफ का, तो उन जगहों पे इन्होंने उनके रिलिक्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाया और उसके ऊपर स्तूप बनवाया। अब आते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे। इसमें भी मैं आपको एलिमिनेशन दिखाऊँगा कैसे करते हैं। यहाँ पे सवाल है फ्रांसिस बर्नियर के ऊपर, और आपसे पूछा जा रहा है कि हमने आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से जो सही जवाब है, सही स्टेटमेंट है, उसका कॉम्बिनेशन आप पिकअप करिए। तो यू हैव 4 ऑप्शंस, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4। इसमें अगर आप ऑप्शंस को क्लोज़ली देखेंगे, तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट 1 है वो एबीसी में दिया हुआ है, डी में नहीं दिया हुआ। तो पहले पहले स्टेटमेंट को देखते हैं, क्या वो हमारे लिए एक ब्रेक थ्रू हो सकता है? फ्रांसिस बर्नियर वाज़ अ फ्रेंचमैन, डॉक्टर, पॉलिटिकल फिलॉसफर, हिस्टोरियन, ये तो थे भाई साहब। तो इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा एलिमिनेट। अब बी, सी, ए बचे हुए हैं। बी, सी, ए में 1 और 2 कॉमन है, 3, 4 में डिफरेंसेस है, तो पहले हमें 3 और 4 देख लेना है। तो अगर आप बर्नियर के लाइफ स्पैन को देखते हैं, जो उन्होंने इंडिया में गुज़ारा है, तो वो 12 सालों का है, 1656 टू 1668, नॉट 14 सालों का। तो ये हमारा यहीं पे गलत हो जाता है। सो ऑन दैट बेसिस ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। ऑप्शन कैन बी ऑप्शन सी ओनली, क्योंकि थर्ड जो है वो हमारा गलत है। तो 1, 2, 4, 2 को देखने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हमने 3 एलिमिनेट कर दिया, तो ऑप्शन भी हमारा यहीं पे एलिमिनेट हो जाता है। तो कई बार इस तरीके से जो डेट्स हैं या टाइमलाइन है कुछ खास लोगों का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही आप कृष्णदेव राय के रेन को याद रखेंगे, 1520 से लेके 1509 से लेके 1529 तक उनकी हुकूमत थी। तो दीज़ थिंग्स यू शुड रिमेंबर। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे परमानेंट सेटलमेंट हो गया, ठीक है? तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अगला सवाल, ये छोटा-सा एक्सर्प्ट यहाँ पे दिया हुआ है, और आपको बताना है कि किस ट्रैवलर ने ये चीज़ कही है। इस एक्सर्प्ट में अगर आप देखेंगे, तो एक पेड़ का ज़िक्र है, जो कि काफ़ी ख़ास लग रहा है उस ट्रैवलर को, और वो कहता है कि उसके जो फल है, वो जो पेड़ है तकरीबन खजूर के पेड़ की तरह ही है। फ़र्क ये है कि खजूर के पेड़ में छोटा नट निकलता है, यहाँ पे बहुत बड़ा-सा जो है, यू सी नट काइंड ऑफ फ्रूट। तो बेसिकली ये जो है कोकोनट का डिस्क्रिप्शन दे रहा है एक ट्रैवलर। और कोकोनट का डिस्क्रिप्शन किसने दिया था? इब्न बतूता ने दिया था। जहाँ पे भी कोकोनट से मिलता-जुलता या पान से मिलता-जुलता बीटल लीव्स का ज़िक्र आएगा, तो वो इब्न बतूता साहब ही है, वही ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 10, ये है असर्शन रीज़न। इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। सबसे पहला जो स्टेप है असर्शन रीज़न का, कि आप इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए और पहले ये चेक करिए कि क्या ये दोनों फैक्चुअली सही हैं। अगर इन दोनों में से एक भी फैक्चुअली गलत है, तो आपको तुरंत वहीं पे अपना जवाब मिल जाता है।
असर्शन ये कहता है कि लिंगायत जो है वो क्रीमेशन नहीं करते, जलाते नहीं अपनी बॉडीज़ को। वो धर्मशास्त्र के अनुसार जो क्रीमेटरी प्रैक्टिसेज़ है वो नहीं करते, दफ़नाते हैं। रीज़न ये कहता है कि लिंगायत का ये मानना है उनके फॉलोअर्स का कि जो हमारे डिवोटीज़ हैं उनकी जब डेथ होती है तो शिव से उनका यूनियन हो जाता है। इसीलिए दैट इज़ नॉट एप्रोप्रिएट कि हम उनको जला दें। दोनों ही स्टेटमेंट फैक्चुअली सही हैं। अगर फैक्चुअली सही है तो हमारा ऑप्शन सी और डी तो नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि क्या रीज़न और असर्शन के बीच कोई रिलेशन है? और इसमें आपको एक चीज़ ये देखनी होगी कि क्या रीज़न अगर नहीं आता, तो असर्शन आ पाता? क्या रीज़न का स्टेटमेंट बेसिस है असर्शन के स्टेटमेंट के होने का? तो अगर लिंगायत ये ना मानते कि हमारे डिवोटीज़ के मरने के बाद उनका यूनियन हो जाता है शिव से, तो वो बिल्कुल इस ची उनकी अपनी बॉडीज़ को या अपने जो मुर्दे हैं उनको जलाते, क्योंकि यहाँ पे यूनियन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे जो असर्शन का स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से रीज़न पे डिपेंडेंट है। दैट इज़ व्हाई ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। देखो 3 स्टेप है। पहला स्टेप फैक्चुअल ऑथेंटिसिटी चेक करो, क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? अगर सही है तो ऑप्शन ए या बी, अगर गलत है तो ऑप्शन सी और डी। और उसके बाद आप ये देखिए कि क्या असर्शन और रीज़न रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि दोनों 2 चीज़ों के ऊपर है, जैसे ये लिंगायत के ऊपर है और ये अलवर के ऊपर है, तब तो रिलेटेड नहीं है, सही है बट रिलेटेड नहीं है। अगर रिलेटेड नहीं होंगे तो सीधे तौर पे ऑप्शन बी आ जाएगा। उसके बाद आपको देखना है कि क्या रीज़न जो है वो वाक़ई में असर्शन के स्टेटमेंट के एक्जिस्टेंस का कारण है? अगर ये नहीं आता तो क्या ये आता? अगर ये नहीं आता तो ये भी नहीं आता, दैट मीन्स रीज़न के ऊपर सीधे तौर पे असर्शन डिपेंडेंट है, ऑप्शन ए वुड बी द आंसर। अगर रीज़न के इंडिपेंडेंटली असर्शन एक्सिस्ट कर रहा है, अगर रीज़न के आने के बावजूद असर्शन आ सकता था, असर्शन का एक स्टेटमेंट एक्सिस्ट कर सकता था, देन ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर कि भाई साहब रीज़न और असर्शन दोनों आपस में रिलेटेड तो है बट रीज़न इज़ नॉट द बेसिस फॉर असर्शन स्टेटमेंट। दैट्स हाउ यू सॉल्व एनी असर्शन रीज़न काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगला सवाल काफ़ी ईज़ी है कि भाई साहब पहली डायनेस्टी कौन थी जिन्होंने विजयनगर पे हुकूमत की थी? वी ऑल नो संगम डायनेस्टी है और यहाँ पे आपको इन चारों डायनेस्टी का सीक्वेंस मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन। ये भी सवाल काफ़ी पूछा जाता है अरेंजमेंट के सवाल में खास करके। देन यू हैव सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अमार नायका सिस्टम। अब इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको पिकअप करना है। अमार नायकास बिलोंग टू बीजापुर, बिल्कुल नहीं, विजयनगर के थे ये। अमार इज बिलीव टू बी डिराइव्ड फ्रॉम हिंदी वर्ड समर। समर हिंदी वर्ड नहीं है, संस्कृत वर्ड है, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। अमार नायकास वेयर इंडिपेंडेंट एंड नेवर सेंट ट्रिब्यूट टू द किंग, ऐसा भी नहीं है। दे वर द मिलिट्री कमांडर्स हु गॉट टेरिटरीज टू गवर्न बाय द राय, जो कि है कि भाई उनको टेरिटरीज दी जाती है ताकि वो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके, टैक्सेस कलेक्ट कर सके। सो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें ना तो ऑप्शन बी जो है वो बेसिक डिटेल्स पे फोकस करना सिखाता है कि समर वर्ड से निकला तो है बट समर इज नॉट हिंदी वर्ड, संस्कृत वर्ड है। हिंदी तब तक इजाद हुई भी नहीं थी जब भी विजयनगर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था तब। उसके बाद अगला जो सवाल है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द बुक डील्स विद द फिस्कल साइड ऑफ एम्पायर एंड प्रोवाइड्स रिच क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑन रेवेन्यू रेट्स। ये सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफाई द बुक या आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ही है। आपके सामने ट्रेड्स दे दिए गए कि भाई ये किताब में ये चीज़ें हैं, अब आप किताब आइडेंटिफाई करो। ये है तो आईने अकबरी की चीज़, और आईने अकबरी में 3 आबदी है जिनका ज़िक्र, और बाकी जो है वो 2 वॉल्यूम है। मंज़िल आबदी में बेसिकली जो एम्पायर के हरम की चीज़ें हैं या फैमिली की चीज़ें, वो सारी चीज़ें हैं। फिपा आबदी इज़ ऑल अबाउट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। मुल्क आबदी में आप देखते हैं तो एम्पायर के फाइनेंसेस के बारे में चर्चा की गई है। सो दैट इज़ अबाउट द फिस्कल साइड ऑफ एम्पायर। तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर, और इसमें ही आपको वो तमाम डिटेल्स ट्रेड के रिगार्डिंग, क्रॉप्स के रिगार्डिंग, टैक्सेस के रिगार्डिंग मिलते हैं। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड्स अंडर अकबर। अगेन यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन पिकअप करना है तो हम पूरे स्टेटमेंट को तो नहीं पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पहला पढ़ेंगे और उसके बाद आखिरी पढ़ेंगे। तो पहला अगर हम पढ़ते हैं, पोलर्ज इज अ लैंड विच इज एनुअली कल्टिवेटेड फॉर ईच क्रॉप इन सक्सेशन एंड इज नेवर अलाउड टू लाई फॉलो। बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। तो हमें चूंकि करेक्ट स्टेटमेंट ही पिकअप करना है तो जो भी ऑप्शन पहले स्टेटमेंट को अपने कॉम्बिनेशन में रखिएगा वो सही होगा, और जो नहीं रखिएगा वो गलत हो जाएगा। अब हमें चौथा पे आना है। आप कहेंगे कि सर आप चौथे पे क्यों आ रहे हो? दूसरे, तीसरे पे क्यों नहीं आते हो? यूजुअली आई एम नॉट सेइंग इन द ऑल केसेस, चौथे ऑप्शन में या पहले ऑप्शन में ही आपको, या पहले या चौथे स्टेटमेंट में ही, इफ देयर इज अ स्टेटमेंट, इफ देयर इज अ मैच, आपको अपना जवाब मिल जाता है। तो चौथे स्टेटमेंट को अगर हम देखें, बंजर लैंड वाज आल्सो कॉल्ड, जिनसे कामिल, बिल्कुल नहीं। बंजर में तो अच्छे क्रॉप्स उगाए जा ही नहीं सकते थे। तो ये चौथा स्टेटमेंट गलत है, और चूंकि ए और सी दोनों जगहों पे चौथे स्टेटमेंट का जिक्र है, सो दैट विल बी रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। दैट इज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा एनालाइज़ किया है कि मैं सीबीएसई या किसी भी बोर्ड के सिलेबस को जानता हूँ, तो उसमें पहले और आखिरी वाले में ही मोस्टली ये गेम करते हैं। सीयूईटी में भी मोर और लेस चीज़ें सिमिलर ही होती हैं।
कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपके सामने एक स्टेटमेंट है, जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793। एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जमींदार डिफॉल्ट करते थे अपने पेमेंट में, एंड देन यू हैव टू पिक अप इसके पीछे रीज़न क्या था। और 4 रीज़न दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग सही कॉम्बिनेशन आपको किसी भी ऑप्शन में चुनना है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ए, बी, डी इन तीनों में पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है, और सी में पहला स्टेटमेंट नहीं है। तो पहले हम पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है द इनिशियल डिमांड्स वेर वेरी हाई, बिल्कुल बहुत ज़्यादा थे। तो अगर ये सही है दैट मीन्स ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें पहले रीज़न की बात ही नहीं करी गई है। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ आया। सेकंड में क्या कहा गया है, द हाई डिमांड वाज़ इम्पोज्ड इन 1790s, और उस ज़माने में प्राइसेज़ भी बहुत कम थे एग्रीकल्चरल क्रॉप से, जिस वजह से जो है ज़मींदारों को प्रॉब्लम हो रही थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, व्हिच मीन्स कि हमारा जो उत्तर है वो ए, बी, डी में से कोई होगा इस, क्योंकि हर जगह पे जो है दूसरे का ज़िक्र है। आप यहाँ पे अगर चेक करते तो ये भी देख सकते थे कि दूसरा जो है इसमें कॉमन है, और मुद्दा जो है वो तीसरे और चौथे का है, तो हमें तीसरा और चौथा एनालाइज करना है। दूसरा आप यहाँ पे इग्नोर भी कर सकते थे, बिकॉज इन द रिमेनिंग ऑप्शंस स्टेटमेंट 2 इज ऑलरेडी देयर। द रेवेन्यू वाज इनवेरिएबल रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट, ये सही है। इनवेरिएबल डिमांड लगाया गया था, बंजर जमीन पे भी वही टैक्स रेट है जो कि एक फर्टाइल लैंड पे है, तो ये सही है। और चौथा स्टेटमेंट भी सही है, जो कहता है कि परमानेंट सेटलमेंट में जमींदारों की पावर को लिमिट कर दिया गया, जिससे जो है ज़मींदार अच्छे से अपनी चीज़ों को इन्फोर्स नहीं कर पाते थे। तो चारों ही स्टेटमेंट सही है, चारों ही एक एक्यूरेट रीज़न है behind the default of zamindari. So option D would be the right answer. 1, 2, 3, 4. Now coming to the next question, the second last question I would say. No, second last नहीं, अभी और question है. The Dash were most powerful in the North Bengal, although rich peasants and village headmen were emerging as commanding figures in the countryside in other parts of Bengal. यहाँ पे बेसिकली जोटेदार की बात की जा रही है कि नॉर्थ बंगाल में जो सिलीगुड़ी, दिनाजपुर वगैरह का रीजन है, वहाँ पे जोटेदार काफ़ी एक्टिव थे, और ऐसे ही दूसरे रीजन्स में जो लोकल रिच पीजेंट पीजेंट होता था या जो विलेज हेडमैन होते थे वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होते थे। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स है विच यू कैन गेट थ्रू द थॉरो रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी जब आप उसको पढ़ेंगे। एंड इन केस इफ़ यू आर हैविंग प्रॉब्लम इन रिवीजन या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, मेक श्योर टू चेक आउट अल्फा 2.0 या अल्फा 2.1 जब भी आप देख रहे हैं। हमारे 2 क्रैश कोर्सेज इन द दिसंबर इन द जनवरी चल रहा है। तो जनवरी वाला जनवरी में शुरू होगा, दिसंबर वाला अभी चल रहा है। बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी भी बची हुई है, सो यू कैन जॉइन, यू कैन स्टिल जॉइन एंड टेक द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस में फ्रॉम द स्क्रैच टू एडवांस चीज़ें बताई जाती है, विद द प्रैक्टिस सेट्स, विद द सैम्पल पेपर, जिसकी कॉपीज़ वगैरह हम चेक करते हैं, डाउट क्लासेस होते हैं। सो दैट इज़ अ ऑल इन वन फीचर फॉर यू, एंड स्टार्टिंग एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस, ट्रिपल लाइन, जो कि मेरे हिसाब से पूरे ऑनलाइन डोमेन में तो कोई नहीं करवा रहा। तो डू चेक इट आउट, सारी चीज़ें हमने नीचे डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपके सामने सीक्वेंस बताने को कहा जा रहा है कि भाई 4 इवेंट है, सीक्वेंस बताओ। सबसे पहले जो हुआ उसको सबसे पहले लिखो, उसके बाद जो हुआ उसके बाद वाला उसके बाद। तो 4 इवेंट है। सिपाहीज अराइव्ड एट द गेट्स ऑफ रेड फोर्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, और दे फर्स्ट सीज द बेल ऑफ आर्म्स एंड प्लंडर्ड द ट्रेजरी। ये बेसिकली म्यूटनी और उसके बाद का है, जब सिपाही म्यूटनी ब्रोक आउट हुई थी। Late in the afternoon of 10th May 1857, the sepoys in the cantonment of Meerut broke out mutiny. अवध was formally annexed to the British Empire, कि भाई साहब अवध जो है ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा एनेक्स कर लिया गया। रेबल्स राज वाले चैप्टर से इस पूरे 1857 रिवोल्ट का ये बैकग्राउंड है। देखो, रेनफोर्ट में सिपाही तब पहुंचे जब म्यूटनी हो चुकी थी, और म्यूटनी होने के बाद ही उन्होंने बेल ऑफ आर्म्स को भी लूटा और ट्रेजरी भी लूटी। लेकिन म्यूटनी से 1 साल पहले ही अवध को एनेक्स कर लिया था अंग्रेज़ों ने। सो हमारे सीक्वेंस की जो शुरुआत होगी वो चौथे से होगी, बिकॉज़ अवध वाज़ फॉर्मली एनेक्स्ड इन 1856, और ये तीनों जो घटनाएँ हैं वो 1857 की है। तो जिस भी ऑप्शन में चौथे से शुरुआत हो रही है वो हमारा सही जवाब होगा, दैट इज़ ऑप्शन डी। हमें सबको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने देखा कि भाई कौन पहले आएगा, और अगर पहले में भी कन्फ्यूज़न है, कई बार मान लेते हैं कि ऑप्शन बी में भी चौथा दे देते हैं, तो फिर हम आखिरी वाला देखते हैं कि सबसे आखिरी में कौन आ रहा है, और इस हिसाब से वी कुड हैव एलिमिनेटेड। नेक्स्ट, नेम द हिस्टोरियन हु रिमार्क्ड दैट साउथ अफ्रीका वाज अ मेकिंग अ महात्मा। देखो, महात्मा गांधी के ऊपर कुछ लोगों ने चीज़ें लिखी हैं, उनका ज़िक्र है। जैसे आप चंद्रन देवनासन को देखते हैं, जैसे आप फिशर को देखते हैं, लुईस फिशर को देखते हैं, तो ये सारे कैरेक्टर्स आप याद रखेंगे। यहाँ पे चंद्रन देवनासन है, जिन्होंने कहा है कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी जो है वो महात्मा बनने की तरफ निकल पड़ते हैं, बिकॉज़ ही एग्ज़ीक्यूटेड सत्याग्रह, हार्मनी की बात की, और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो वहाँ पे लाके दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग द मैच। मैच के सवालों में भी आपको वही पैटर्न फ़ॉलो करना है। सबसे पहले आप पहला मिलाओ और उसके बाद आखिरी वाला मिलाओ। अगर पहले में ही सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, वेल एंड गुड, नहीं तो आखिरी पे जाएँगे। तो महात्मा गांधी रिटर्न्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, 17 में तो बहुत पहले उसके आ चुके हैं, क्योंकि 17, 18, 19 में ये सत्याग्रह कर रहे हैं। तो 1915 में ये इंडिया आए थे, सो पहला का हमारा हो जाएगा डी।
और पहला का डी केवल और केवल ऑप्शन डी में है, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आगे हमें देखने की ज़रूरत है ही नहीं। दैट्स हाउ एलिमिनेशन वर्क्स। इस तरीके से आप बहुत कम समय में चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। हू प्रपोज्ड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, जो कि हॉरिज़ॉन्टल एक ट्राई कलर होना था, ऊपर में सैफ़रन होगा, बीच में व्हाइट होगा, नीचे डार्क ग्रीन होगा, इक्वल प्रोपोर्शन में और बीच में एक नेवी ब्लू का व्हील होगा। ये किया था जवाहरलाल नेहरू साहब ने और उसी वक़्त ये ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन भी पेश करते हैं। तो ये दोनों इनका एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेन प्रपोज़ल्स में से एक माना जाता है। सो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट एमसीक्यूज़। uh, One among the following group initially refused to join the Constituent Assembly, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये जो है ब्रिटिश क्रिएशन है। देखो, सोमनाथ लाहिरी करके एक मेंबर थे, उन्होंने कहा था कि ये अंग्रेज़ों ने बनाया है और उनकी तलवार अभी भी लटकी हुई है इस असेंबली पे और वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सोमनाथ लाहिरी चूँकि कम्युनिस्ट थे और कम्युनिस्ट का ऑप्शन आपके पास है नहीं एबीसीडी चारों में, तो जो सबसे क्लोज़ेस्ट ऑप्शन है वो आपको चुनना पड़ेगा, सोशलिस्ट। तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। उनका मानना था कि इट इज़ अ ब्रिटिश क्रिएशन और उसमें वो लोग अपने हिसाब से अभी भी चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, हमें प्रेशराइज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू सेक्शन बी, सो यू कैन टेक अ ब्रेक हियर एंड अगर सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है कमेंट में लिखो। अब मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ। इसके लिए मैं क्वेश्चंस जो है वो पीपीटी में आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेटेड आंसर आपको बताना होता है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 3 मार्कर, इसमें आपसे पूछा जा रहा है द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नो इमीडिएट आंसर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ पावर, गिव सूटेबल एग्जांपल्स टू प्रूव द स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हड़प्पा। कि हड़प्पा के जब हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को देखते हैं तो हमें हड़प्पा की अथॉरिटी के बारे में कोई इमीडिएट आंसर नहीं मिलता। आपको एग्जाम्पल्स के ज़रिए प्रूव करना है कि भाई ये कन्फ्यूज़न है तो आखिर है क्या? सबसे पहले वी विल राइट एन इंट्रो कि हमारे पास कोई कन्फर्म एविडेंस नहीं है और इस वजह से बहुत सारे ओपिनियंस आते हैं और आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। यहाँ पे बेसिकली ओपिनियंस नहीं बताने हैं। अगर मैं कहता है किस टाइप के ओपिनियन है या क्या थाउट्स है हिस्टोरियंस के, तो आप ओपिनियन बताते। हियर यू हैव टू रेफर टू द एग्जाम्पल्स ओनली कि कहाँ से हमें हल्का सा ही सही लेकिन अथॉरिटी का हिंट मिलता है, बट दैट इज़ नॉट कंप्लीट। जैसे एक बहुत बड़ी इमारत मिली है मोहनजोदड़ो में, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला, उसका बेस ही है केवल हमारे पास, तो वी कैन नॉट कंक्लूड कि ये कोई पैलेस था या क्या था। एक प्रीस्ट किंग की मूर्ति मिली है, अगेन दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, क्योंकि प्रीस्ट किंग के बारे में और कुछ हमें पता ही नहीं है, तो वी जस्ट डोंट नो द रोल ऑफ प्रीस्ट किंग। आप इन चीज़ों को हाईलाइट ज़रूर करें। एंड हड़प्पा के रिचुअल्स के बारे में वी जस्ट डोंट हैव आइडिया, तो प्रीस्ट किंग क्या करता था या वहाँ पे अथॉरिटीज़ या जो रिलीजियस लोग होंगे क्या करते होंगे, इसका कुछ भी हमारे पास आइडिया नहीं है। दैट इज़ व्हाई दीज एविडेंसेस प्रोवाइड नो इमीडिएट आंसर, कोई कंक्लूजन में यहाँ से नहीं निकाल पाते हैं। नेक्स्ट यही सवाल जो है यहाँ पे ऑप्शनल में ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको 3 मार्कर में बेसिकली 2 सवाल ऑप्शन वाले मिलेंगे अगर आप सीबीएसई से हैं तो। दूसरा जो सवाल है, प्रूव दैट हड़प्पन्स हैड एक्सेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसमें आपको बेसिकली रेफरेंस दे देना है कि भाई साहब कैसे हड़प्पा के लोगों का दूसरे देशों के साथ संबंध था, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड और इन द फॉर्म ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, जो भी है। तो यहाँ पे मैंने इंट्रो में लिखा है हड़प्पन्स हैड ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद फॉरेन लैंड्स, वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के हैं। तो 3 जगहों पे हमें एनसीईआरटी में बताया गया हड़प्पन्स के साथ वो व्यापार करते थे, उनके साथ उनका संबंध था। ओमान का हमने रेफरेंस दिया है, मेसोपोटामिया का दिया है और बहरीन का दिया है। और आप ये भी बताएँगे कि एविडेंसेस क्या-क्या मौजूद है आपके पास और फिर अगर जो ट्रेड होता था तो किन कमोडिटीज़ का होता था, अगर ये एनसीईआरटी में दर्ज है तो आप वो बताएँगे। जैसे मेसोपोटामिया में, ओमान में, बहरीन में मैंने एविडेंसेस दिए हैं और जहाँ पे गुड्स के एक्सचेंज का ज़िक्र है, जैसे ओमान से कॉपर आता था, वी टॉक्ड अबाउट दैट। मेसोपोटामिया से ये सारी चीज़ें व्यापार में एक्सचेंज की जाती थी, तो हमने उसकी चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस थ्रू व्हिच महाभारत वाज कंपाइल्ड इन द 20th सेंचुरी, डिस्कस एनी 3 पॉइंट्स। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने टेस्ट जो करवाया था अपने बैच में, तो उसमें बच्चों ने 20th सेंचुरी के महाभारत के कंपाइलेशन को नहीं बल्कि 6th सेंचुरी बीसी के कंपाइलेशन को डिफरेंट स्टेजेस में लिखा था, क्योंकि वो भी डिफरेंट स्टेजेस में हुआ। पहले कोर स्टोरी आती है, उसके बाद आपके भगवान कृष्णा की चीज़ें आती है, फिर डायडेक्टिक सेक्शन आया। आपको यहाँ पे वो नहीं लिखना है, उस फेज़ का नहीं, 20th सेंचुरी का। 20th सेंचुरी में आखिर महाभारत के ऊपर कौन-सा प्रोजेक्ट हुआ था? क्रिटिकल एडिशन हुआ था। सो वी विल टॉक अबाउट द क्रिटिकल एडिशन और उसकी पूरी जर्नी यहाँ पे देंगे कि भाई सबसे पहले तो क्रिटिकल एडिशन का इंट्रो देंगे। 1919 आपको हाइलाइट करना होगा, वीएस सुखतानकर ने इसको लीड किया था, वो आपको हाइलाइट करना होगा। और फिर क्या स्टेज था? पहले स्टेज में आपने इंडिया भर से जो संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं महाभारत की, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में उनको कलेक्ट किया। उसके बाद उनको एनालाइज़ करना शुरू किया, कॉमन एलिमेंट्स एक तरफ लिखे, रीजनल वेरिएशंस को भी जगह दी 13,000 पेजेज़ में।
ये पूरा आपका वॉल्यूम पब्लिश होता है और 47 साल लगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस, क्या-क्या चीज़ें हमने इस पूरे प्रोजेक्ट में की है। इस टाइम पीरियड का आप ध्यान रखेंगे। यहीं पे अगर मैं 6th सेंचुरी बीसी या 5th सेंचुरी बीसी कह देता, तो फिर आपको डिफरेंट जर्नी लिखनी पड़ती। वो जर्नी जो ब्राह्मणों ने पहली बार महाभारतों को लिखने में डिफरेंट स्टेजेस बिताए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द बैरियर्स दैट अल-बरूनी फेल्ट ऑब्स्ट्रक्टेड हिज अंडरस्टैंडिंग, कि अल-बरूनी ने इंडिया को समझने के दौरान किन-किन बैरियर्स को फेस किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी मैंने बोर्ड्स वाले क्वेश्चन में करवाए हैं। अल-बरूनी का एक छोटा-सा इंट्रो दे देंगे कि भाई ये सेंट्रल एशियन ट्रैवलर है, ख्वारिज़्म से आए थे, आप ये भी ऐड कर सकते हैं, और उनकी किताब जो है वो हमें मिडावल इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती है। 3 बैरियर है। पहला संस्कृत, जो कि अरेबिक या पर्शियन बैकग्राउंड के व्यक्ति के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। सेकंड बैरियर, आप जब बैरियर्स का ज़िक्र करें तो उसको हाइलाइट ज़रूर करें। सेकंड बैरियर, डिफरेंसेस इन द रिलीजियस बिलीफ। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, और जो एक सो कॉल्ड हिंदू सिस्टम है वो एक स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं था। उसमें आपको बहुत वेरिएशंस, बहुत सारे डेविएशंस देखने को मिलते हैं, जिससे अल-बरूनी या कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आया है, वो कॉन्क्लूड नहीं कर सकता था कि हिंदुस्तान के लोग इस रिलीजन को फॉलो करते हैं, क्योंकि जिस रिलीजन की वो बात करता है उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं। एंड द थर्ड बैरियर वाज़ सेल्फ एब्ज़ॉर्प्शन, कि यहाँ के लोग जो हैं थोड़े से इंसुलर हैं, अपनी चीज़ों को लेके सुपीरियर फ़ील करते हैं, और उससे आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या चीज़ें रियलिटी में एग्ज़िस्ट करती होंगी, क्या नहीं करती होंगी। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज़ द कंडीशन ऑफ एन एवरेज पीज़ेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी? अब ये सब ऐसे सवाल हैं ना जो बहुत जनरली पूछे नहीं जाते थे। अब इनको पूछा जाना शुरू किया है। तो सबसे पहले आपको एवरेज पीज़ेंट के बारे में बताना है, तो इंट्रो में मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि चूँकि इंडिविजुअल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट था मिडावल पीरियड में, इस वजह से लोगों के पास अपनी ज़मीनें थी। लेकिन जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं थी, बहुत अमीर एक एवरेज किसान नहीं था नॉर्थ इंडिया का, और उसमें भी आपको वैरायटी मिलती है। जैसे बंगाल का जो किसान है, एक एवरेज किसान, उसकी रिचनेस, उसकी प्रॉस्पेरिटी वैरी करेगी गुजरात के या आगरा के साइड के किसान से। तो एन एवरेज पीजेंट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया हैड नो मोर देन अ पेयर ऑफ ऑक्सन एंड 2 प्लोस। तो यहाँ पे हमने इकोनॉमिक कंडीशन की बात की, व्हिच इज़ वेरी एवरेज, और अगले 3 पॉइंट्स में मैंने वेरिएशन की बात की है। सो गुजरात, बंगाल, और फिर उसी में बंगाल में एक पॉइंट ऐड किया है कि 10 एकर्स ऑफ लैंड ओन्ड बाय अ पीजेंट वाज़ कंसिडर्ड एज़ अ रिच आसामी। रिच आसामी मतलब किसान की ज़मीन को, किसानों को भी, किसान को आसामी कहते थे, और जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसकी उसका एसेट हो जाएगा। दैट वाज़ ऑल इन दिस क्वेश्चन। Now coming to the next question, describe the policies adopted by British towards the Paharias during the early 18th centuries. इसमें हमें पहाड़ियाज़ और ब्रिटिश के बीच जो भी रिलेशन है, जो पॉलिसीज़ अख्तियार की अंग्रेज़ों ने, वो बताना है। तो सबसे पहले तो पहाड़ियाज़ का इंट्रो देंगे कि दे आर द ट्राइब लिविंग इन द राजमहल हिल्स, और इनका ब्रिटिशर्स से आमना-सामना तब शुरू हुआ जब अंग्रेज़ों ने सेटल्ड कल्टीवेशन को एक्सटेंड करना शुरू किया। वी विल हाइलाइट दिस। यहाँ पे मैंने कहा द लैटर ट्राइड टू एक्सटेंड, लैटर मतलब बाद में ब्रिटिशर्स मैंने लिखा है, तो ब्रिटिशर्स ने जब ये सेटल्ड कल्टीवेशन एक्सटेंड करना शुरू किया, तब पहाड़िया से उनका सामना होता है। तो सबसे पहले तो उन्होंने पहाड़ियाज़ को मारना शुरू किया। सो पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन वाज़ लॉन्च्ड, इसको आप हाइलाइट करेंगे। जब ये काम नहीं करता है तो 1780 में कलेक्टर ऑफ भागलपुर ऑगस्टस क्लीवलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इसको भी आप हाइलाइट करेंगे। उन्होंने पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन लॉन्च किया। इसमें पहाड़ियाज़ चीफ बुलाए गए, समन किए गए, और उनको कहा गया कि आपको हम एनुअल अलाउंसेस देंगे, अगर आप अपने लड़कों को, लोगों को तैयार कर ले कि भाई वो हमारे अनुसार खेती करने को तैयार हो जाए, सेटल कल्टीवेशन करने को तैयार हो जाए। लेकिन बहुत सारे पहाड़िया चीफ ने इस ऑर्डर को मानने से मना कर दिया, अलाउंसेस लेने से मना कर दिया, और जो कुछ मान भी गए, उनको उनके ट्राइबल्स ने ठुकरा दिया कि भाई आपने कैसे हमारी ऑटोनॉमी का समझौता कर लिया। नेक्स्ट, ये आपका 3 मार्कर, अगेन यू हैव 2 ऑप्शंस हियर। Rumors and prophecies played an important role in moving people into action during the revolt of 1857। यहाँ पे बताया गया कि rumors और prophecies बहुत अहम रोल प्ले करती है इस पूरे रिवोल्ट ऑफ 1857 में लोगों को पार्टिसिपेट करवाने में। एग्जामिन द स्टेटमेंट विद र्यूमर्स एंड द रीजन फॉर इट्स बिलीव। तो आपको यहाँ पे र्यूमर्स भी बताने हैं, और लोग उनमें यकीन क्यों कर रहे थे वो भी बताना है। तो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूंकि सवाल 1857 और र्यूमर्स के अकॉर्डिंग है, तो वही मैंने यहाँ पे इंट्रो में भी लिखा है कि दे वर द मेजर रीजन बिहाइंड द रिवोल्ट एंड सर्वाइवल ऑफ रिवोल्ट एंड मोरल ऑफ रिवोल्ट्स, कि इतने दिनों तक ये सस्टेन कर पाया। तो जो 2 मेजर र्यूमर्स थे, एक कार्ट्रिज का इशू था कि उसमें फैट मिलाया गया है, वो काऊ और पिग के चर्बी का है, वो जो ग्रीस मिलाया गया है, और एक कॉमनर्स के बीच, ऑर्डिनरी पॉपुलेशन के बीच एक र्यूमर था, ये भी उनके धर्म को भ्रष्ट करने वाला ही था, कि अंग्रेज़ों ने हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का डस्ट मिला दिया है। तो फिर मैंने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया है कि इस र्यूमर ने सिपॉइज़ को नहीं, बल्कि कॉमनर्स को भी, दोनों ही कम्युनिटी को जो है वो इन्फ्यूरिएट कर दिया, क्योंकि ये उनके रिलीजियस ट्रेडिशन को, फेथ को डिस्ट्रॉय करता है। बट व्हाई डिड दे बिलीव इन द
र्यूमर्स और रीज़न में मैंने बताया कि फ़ियर था, एक डिसबिलीव था इंडियन पॉपुलेशन के बीच, जिसका कारण है अंग्रेज़ी इंटरवेंशन इन आवर सोशल लाइफ़। अंग्रेज़ों ने हमारे सोशल लाइफ़ में बहुत इंटरवेन करना शुरू कर दिया थ्रू सोशल रिफॉर्म्स, एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स, चेंज इन द लैंड लॉज़, हमारी चीज़ों को, सिस्टम्स को हटाते हुए। तो इससे एक डिसबिलीफ आ गया कि भाई ये हमारी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, उन्हें हटाना चाहते हैं और इस वजह से जब ये र्यूमर्स फैले तो इन पे सब लोगों ने यकीन किया। दैट इज़ द रीज़न। नेक्स्ट, ये बेसिकली सेम ही क्वेश्चन है उसी चैप्टर का, ऑप्शनल के तौर पे कि अ चेन ऑफ ग्रीवांसेस इन अवध लिंक द प्रिंस, तालुकदार, पीजेंट्स एंड सिपॉइज टू जॉइन हैंड्स इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। यहाँ पे बेसिकली आपको इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है कि इस अवध में डिफरेंट तबके के लोग क्यों शामिल थे। 3 ही पॉइंट आपको देने हैं, तो ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। क्योंकि अवध के बारे में है, तो अवध का एक इंट्रो हम दे देंगे कि दैट वाज़ द एपिसेंटर इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। यहाँ पे आप एपिसेंटर वर्ड को हाइलाइट करेंगे और जिस तरीके से इवेंट्स हो रहे थे, उन्होंने डिफरेंट सेक्शन के लोगों को जोड़ दिया। तो यहाँ पे हमें प्रिंस की बात करनी है, तालुकदार, पीजेंट्स और सिपॉइज़, तीनों चारों के बारे में एक-एक पॉइंट लिख देना है। तो सबसे पहले मैंने एनेक्सेशन की बात की, जिससे रॉयल फैमिली जो प्रिंसेस हैं, मतलब रॉयल फैमिली की बात यहाँ पे की जा रही है, वो अफ़ेक्ट हुए। फिर समरी सेटलमेंट से ताल्लुकदार भी अफ़ेक्ट हुए क्योंकि उनकी ज़मीनें छीन ली गई और पीजेंट्स भी अफ़ेक्ट हुए। फिर यहाँ पे एक सिपाही का भी एंगल था क्योंकि सिपाहीज़ को ब्रिटिश कैंटोनमेंट में परेशान किया जा रहा था, उनको ज़बरदस्ती उस कारतूस को चबाने को, मुँह से खोलने को कहते थे जिसमें ग्रीस जो है फैट और काऊ की चर्बी का मिलाया गया था, तो इससे पीजेंट्स काफ़ी परेशान थे। क्योंकि 3 पॉइंट ही हमें लिखना है, नहीं तो एक और ऐड अगर कर सकते तो फिर लिखते कि भाई ज़्यादातर जो सिपाहीज़ ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे वो अवध और ईस्ट यूपी के रीजन से ही आते थे। तो उनकी फैमिली पीजेंट है, वो फिर परेशान है अपने बच्चों के लिए और जो बच्चे आर्मी में काम कर रहे हैं सिपाहीज़ बन के, वो अपने पेरेंट्स के लिए, गार्डियंस के लिए परेशान है। तो दीज़ 3 पॉइंट्स यू कैन मेंशन। आपके मार्किंग स्कीम में केवल इस पॉइंट को ही एक्सटेंड किया गया है, एनेक्सेशन वाले पॉइंट को ही, लेकिन आपको ताल्लुकदार वाला सेक्शन भी ऐड करना पड़ेगा, सिपाहीज़ और पीजेंट्स वाला सेक्शन भी ऐड करना पड़ेगा। दैट वाज़ ऑल इन द 3 मार्कर्स। नाउ मूविंग टू द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल, इसमें भी 2 ऑप्शंस है। इन्यूमरेट द फीचर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। अब मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले तो मौर्यन एम्पायर का एक इंट्रोडक्शन देंगे, दैट इट वाज़ फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य इन 321 बीसी। जब भी आप ये लिखें, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी लिखें तो हाइलाइट ज़रूर करें। पहला एम्पायर था, सोर्सेज़ भाई साहब ये सब है। अब हम 4 चीज़ें बताएँगे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर में। सबसे पहले पॉलिटिकल सेंटर्स का रोल, आर्मी कैसे ऑर्गेनाइज़ की जाती थी, आर्मी की क्या रिक्वायरमेंट थी, धम्म का क्या रोल था इस एम्पायर को चलाने में और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स जिनका एनसीईआरटी में मेंशन हो। तो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर थे इंक्लूडिंग पाटलिपुत्रा एज़ कैपिटल। इसके अलावा 4 प्रोविंशियल सेंटर है, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली, सुवर्णगिरी। और ऐसा माना जा सकता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन पॉलिटिकल सेंटर्स के से चलाया जाता होगा और सबसे ज़्यादा कंट्रोल इन पॉलिटिकल सेंटर्स के आसपास होगा और जैसे-जैसे दूर जाएँगे आप इन सेंटर्स से वैसे-वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो थोड़ा-सा कमज़ोर और रिलैक्स पड़ता जाएगा। उसके बाद हमने आर्मी की बात की है। सबसे पहले तो आर्मी में आप ये पॉइंट लिखेंगे कि आर्मी की रिक्वायरमेंट है क्यों? एक तो बहुत बड़ा एम्पायर है, लोग ट्रैवल करेंगे, कम्यूट करेंगे तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कि डकैती ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, उसके लिए आर्मी की रिक्वायरमेंट है और फिर फॉरेन इन्वेजन जो होता है उससे बचाने के लिए भी आर्मी की रिक्वायरमेंट है, तो इस वर्ड को भी आप हाइलाइट करेंगे। फिर जो ग्रीक सोर्सेज़ हैं वो हमें मॉडर्न आर्मी का कुछ स्टैट्स देते हैं, अगर आप याद कर सकें तो वो आप याद कर सकते हैं, उसको आप मेंशन कर सकते हैं। दैट इज़ मेंशन्ड इन द सोर्स, जिसमें हाथियों के कैप्चर की बात की जा रही है, तो उसी में आपको इस आर्मी का स्प्रेड भी दिया गया। फिर ये जो आर्मी थी उसके लिए एक मिलिट्री कमिटी थी उसके मैनेजमेंट के लिए और उस मिलिट्री कमिटी के मैनेजमेंट के लिए फर्दर एक सब कमिटी थी, 6 सब कमिटियाँ थी। तो हमने उसका भी फ्लो चार्ट बना के उसको भी यहाँ पे लिख दिया है। आप चाहें तो इसे इलैबोरेट कर सकते हैं। नेवी कमिटी मतलब जो नेवल फोर्सेस को देखती होगी, बोट्स एंड शिप्स को देखती होगी, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस जो कम्यूटेशन के दौरान, आर्मी के मूवमेंट के दौरान ये सारा बंदोबस्त करती होगी खाने-पीने, रहने का। फूट सोल्जर्स की अपनी कमेटी थी, हॉर्सेस की अपनी कमेटी थी, चैरियट्स की अपनी कमेटी थी, एलिफेंट्स की अपनी कमेटी थी, उसको प्रॉपर उसका देखभाल करने वाले लोग होंगे। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द रोल ऑफ अशोकास धम्म। धम्म की जो फिलॉसफी थी उसने अशोका को मदद किया उस पूरे डाइवर्स एम्पायर को यूनाइटेड होके रूल करने में, बिकॉज़ ये फिलॉसफी सबके वेलफेयर की बात करती है, नॉन वायलेंस की बात करती है, कलेक्टिव ग्रोथ की बात करती है। तो अपार्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, ये जो अप्रोच था, ये जो थ्योरी थी धम्म की, जो एक आपको एडमिनिस्ट्रेटिव साइकोलॉजी में दिखती है मौर्यन एम्पायर के, खास करके अशोका के ज़माने में, उसने काफ़ी मदद की इस एम्पायर को अच्छे से चलाने में। उसके बाद कुछ ऑफिशियल्स जिनका ज़िक्र है एनसीईआरटी में, जैसे आप पतिवेदिकास के बारे में कह सकते हैं, धम्मामत्ता का ज़िक्र कर सकते हैं। इंडिका भी मेंशन करता है, एक सोर्स है आपके
चैप्टर में जिसमें टैक्स कलेक्टर्स के बारे में ज़िक्र है, सुपरिटेंडेंट्स के बारे में ज़िक्र है जो कि हंटर्स वगैरह को पनिश करते हैं और उनसे टैक्स वगैरह लेते हैं। मतलब जो भी गलत काम करता है उनको पनिश करते हैं, टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दैट क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसी का जो दूसरा सवाल है ऑप्शनल में, हाउ डू मॉडर्न हिस्टोरियंस एक्सप्लेन द डेवलपमेंट एंड राइज़ ऑफ मगध एंड पावर? इसमें आपको मगध कैसे पावरफुल बना वो बताना है। सो वी विल टॉक अबाउट द इंट्रो। सबसे पहले मगध का, और जितने भी फैक्टर्स हैं उनको मैंने डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर कैटेगराइज़ कर लिया है और फिर आपको उन हेडिंग्स के पॉइंटर्स बताने हैं। फर्टाइल लैंड्स में यू हैव टू मेंशन मगध बहुत सारे नदियों से घिरा हुआ था, तो रीजन काफ़ी प्रोडक्टिव था, इससे एग्रीकल्चर की कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, टैक्सेस बराबर आते थे, सो इससे वेल्थ काफ़ी क्रिएट होता था। आयरन माइंस की अवेलेबिलिटी से वेपन्स बनाए जा सकते थे, टूल्स बनाए जा सकते थे, ये एक बड़ा एडवांटेज देता था। वॉर एलिफेंट्स अगेन एक बहुत बड़ा एडवांटेज देते थे और मगध के जंगलों में इनकी अच्छी खासी तादाद थी। कम्युनिकेशन बहुत आसान था इन्फॉर्मेशन का, सामानों का, बिकॉज ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। रूलर्स काफ़ी एम्बिशियस थे, तो इन्होंने भी लगातार कोशिश की अपने टेरिटरीज़ को एक्सपैंड करने में, सो दैट इज़ अनदर रीज़न। यही जो हेडिंग्स और पॉइंटर्स वगैरह है ना, ये आपको मार्किंग स्कीम में नहीं मिलते हैं। दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि ये जो वीडियो है वो एक जनरल पे सैंपल पेपर सॉल्यूशन के वीडियो से अलग होने वाली है। उसके बाद आते हैं दूसरे सवाल पे, 29th क्वेश्चन जो हमारा 8वां 8 मार्कर है उसका दूसरा सवाल। कृष्णदेवरायज़ रूल वाज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। आपको इसे सब्सटैंशिएट करना, सपोर्ट करना है कि कैसे इनके ज़माने में एम्पायर एक्सपैंड भी करता है और कंसोलिडेट भी करता है। मतलब हमने एक्सपेंशन भी किया और हम लोग इस एक स्टेबल जो है वो एम्पायर भी क्रिएट करते हैं विजयनगर में। तो कृष्णदेव राय के बारे में आप इंट्रो लिखेंगे। ही वाज़ द मोस्ट पावरफुल रूलर, तुगलक डायनेस्टी के थे, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इन द इंट्रो। और 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मिलिट्री एक्सपेंशन, कल्चरल अचीवमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये दोनों चीज़ें जो है ना, वो स्टेबिलिटी को दिखाती हैं। तो मिलिट्री एक्सपेंशन में हमने कुछ डिटेल्स दिए हैं, रायचूर दोआब को इन्होंने कॉन्कर किया था वो डिटेल है, उड़ीसा के रूलर्स को हराया था वो डिटेल है, बीजापुर कॉन्कर किया था दैट इज़ मेंशन्ड, और लास्ट में मैंने ये भी मेंशन कर दिया है कि इन सब मिलिट्री एक्सपेंशन के बावजूद जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो कभी खराब नहीं हुए। कल्चरल अचीवमेंट्स में जो टेम्पल्स वगैरह में उनका कंट्रीब्यूशन है वो आप बताएँगे। जैसे विरूपाक्ष टेम्पल में ईस्टर्न गोपुरम बनाया, हॉल बनाया सामने वाला, फिर लिटरेचर को प्रमोट किया, ख़ास करके तेलुगु लिटरेचर को। खुद भी एक बहुत बड़े लिटरेच्योर थे, उन्होंने मुक्तबल्लर की किताब लिखी थी। एंड देन वी विल टॉक अबाउट हिज़ कंट्रीब्यूशन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। डैम्स बनवाए, रिज़र्वॉयर बनवाया। डोमिंगो पेस ने ज़िक्र किया है एक डैम के कंस्ट्रक्शन का, तो उसका भी यहाँ पे मैंने रेफ़रेंस दे दिया है। फिर नागलापुरम करके एक टाउनशिप बसाई अपनी माता के नाम पे, विजयनगर के बगल में ही। तो ये सब उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को दिखाता है। उसी सवाल में जो ऑप्शनल क्वेश्चन है दैट इज़ रिगार्डिंग द फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर, कि अब्दुल रज़ाक जो पर्शिया से एक एम्बेसडर के तौर पे आए थे, वो काफ़ी इम्प्रेस हुए विजयनगर की फोर्टिफिकेशन को देख के। यू हैव टू टॉक अबाउट द रीजंस। तो चूंकि सवाल फोर्टिफिकेशन का है तो हमने इंट्रो में बताया है कि विजयनगर जैसे शहर के लिए फोर्टिफिकेशन बहुत रिक्वायर्ड थी, क्योंकि आसपास जो है वो एनिमीज़ हैं, और फोर्टिफिकेशन इतनी शानदार थी कि बहुत सारे ट्रैवलर्स जैसे अब्दुल रज़ाक और डोमिंगो पेस इसके बारे में लिखते हैं एंड दे वर ग्रेटली इम्प्रेस्ड। तो यहाँ पे 4 चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द रीज़न बिहाइंड फोर्टिफिकेशन, उसके बाद उसके फीचर की बात करेंगे, आखिर कौन-सी ऐसी चीज़ें थी जिससे ये सारे इम्प्रेस होते हैं। गेटवेज़ की बात करेंगे, दैट इज़ अनदर आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ द फोर्टिफिकेशन, और फॉरेन ट्रैवलर्स ने क्या कुछ कहा है, अगर आप वो मेंशन कर सकें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो रीज़न वही है सिक्योरिटी। एंड अगर हम फीचर्स में जाएँ तो 7 लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन था, कोई मोर्टार या सीमेंटिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। पत्थर के ऊपर पत्थर रख के जो है फोर्टिफिकेशन उन्होंने बनाया था ताकि पेरिश ना हो सके, और ये मजबूत भी रहता है। एग्रीकल्चरल फील्ड्स, हिंटरलैंड, इन सबको फोर्टिफाई करा था ताकि जो सीज अगर हो कभी तो स्टारवेशन ना हो सके। लेक्स वगैरह भी इन्होंने फोर्टिफाई करे थे। तो ये सारे फीचर्स हैं। नोट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, अब्दुल रज़ाक और डोमिंगो पेस ने क्या कहा है वो बताएँगे। अगर आप चाहें तो डोमिंगो पेस वाला सेक्शन यहाँ पे हटा सकते हैं, क्योंकि अब्दुल रज़ाक के बारे में ही बात करनी है। तो इन्होंने 7 लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन की बात की है। ये बताया कि पहले, सेकंड, थर्ड वॉल में आपको जो है फील्ड्स, गार्डन हाउसेस, इन सब का फोर्टिफिकेशन दिखता है। एंड देन गेटवेज़ की बात करेंगे व्हिच इज़ स्पेशल फीचर, कि बहुत सारे गेट बने हुए थे, क्योंकि 7 लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन है तो ऑब्वियसली बहुत सारे गेट्स होंगे। गेट्स का अपना एक आर्किटेक्चरल फीचर था कि जिस इलाके में आप एंटर करते थे उस हिसाब से गेट बने थे। जैसे इंडो इस्लामिक गेट्स हैं, व्हिच इज़ अ साइन कि आप जो है आप एक मुस्लिम पॉपुलेशन में या इस्लामिक सेटलमेंट में घुसने वाले हैं। तो दैट इज़ अनदर फीचर about the fortification of Vijayanagar. Now coming to the last question, last 8 marker of this sample paper, discuss the point that private letters and autobiographies tell us about a great detail of information about an individual. कि भाई साहब प्राइवेट लेटर और ऑटोबायोग्राफी ये हमें क्या बताती है कि इंडिविजुअल के बारे में, और कैसे ये ऑफिशियल अकाउंट से डिफरेंट होती है। यहाँ पे इंडिविजुअल में हम गांधी जी का रेफरेंस लेंगे,
और उनके ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। तो we have written in the intro कि there are different kinds of sources from which we can reconstruct the political career of गांधी जी, या कह सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल के बारे में भी बात हो रही तो ऑफ एन इंडिविजुअल। और फिर उसमें प्राइवेट लेटर्स का एक सेक्शन आ जाएगा, ऑटोबायोग्राफीज का आ जाएगा, एंड देन वी विल टॉक अबाउट ऑफिशियल रिपोर्ट्स, जैसे पुलिस रिपोर्ट हो गया या न्यूज़पेपर हो गया। ये सब ऑफिशियल अकाउंट है जो पब्लिक मीडिया में छापी जाती है अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेटर्स के हेडिंग के अंदर बताएँगे कि लेटर्स जो हैं वो किसी भी इंडिविजुअल के प्राइवेट थॉट्स का एक्सेस देती हैं, क्योंकि वो पब्लिक के लिए नहीं लिखी जाती। तो बहुत सारे लोग जो उनके इमोशंस है, चाहे वो एंगर हो, डिसअपॉइंटमेंट हो, इन चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। यहाँ पे मैं अगेन गांधी जी का एग्जांपल ले रहा हूँ इंडिविजुअल के तौर पे। लेकिन आपको ये कॉशियस भी होना पड़ता है कि कई बार लेटर्स भी, अगर कोई हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल है तो उसे पता है कि आज नहीं तो कल कहीं पब्लिश हो जाएँगे। तो हो सकता है कि लेटर्स में भी शायद लोग सावधानियाँ बरतते हो। देन द बायोग्राफीज़ एंड ऑटोबायोग्राफीज़, जैसे गांधी जी की बात करें, उनकी ऑटोबायोग्राफी से काफ़ी चीज़ें पता चलती है। लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे एक तो आप जब ऑटोबायोग्राफी लिखना शुरू करते हैं, यू आर राइटिंग इट रेट्रोस्पेक्टिवली, पीछे की चीज़ें आज लिख रहा है। एक तो बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं समय के साथ, और कुछ चीज़ें हो सकता है शायद आप इग्नोर कर देते होंगे जो आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, या आपको लगता है कि पब्लिक डोमेन में नहीं जानी चाहिए, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है ऑटोबायोग्राफीज़ को अगर हम एक पैरेलल, एक ट्रांसपेरेंट सोर्स माने तो। देन कमिंग टू द पुलिस रिपोर्ट्स, जैसे गांधी जी का एग्जांपल लें तो एक तो पुलिस रिपोर्ट आपको उस पीरियड के तत्काल अवेलेबल नहीं होते हैं, अगर हम इनकी बात करें। आप ऑफिशियल आर्काइव्स वगैरह से ही इसको बहुत लंबे समय के बाद जो है वो जान पाते हैं कि आखिर पुलिस कैसे इन चीज़ों को दर्ज करती होगी। लेकिन जब गांधी जी के केस में हम देखते हैं कि उनको लेके पुलिस रिपोर्ट्स कैसे डिज़ाइन किए जाते थे, फ्रेम किए जाते थे, तो हम ये देखते हैं कि गांधी जी के मूवमेंट्स और उनके इम्पैक्ट को लगातार पुलिस रिपोर्ट में काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। मतलब पुलिस ये मानने को तैयार ही नहीं है कि लोग जो हैं वो गांधी जी के पीछे सॉल्ट सत्याग्रह में जुड़ रहे हैं और एक बहुत बड़ा सक्सेस हो जाएगा। दे वर जस्ट एडमेंट टू नॉट बिलीव दिस। तो इसमें आप जो है एक अनविलिंगनेस देख सकते हैं टू एक्सेप्ट द इम्पैक्ट ऑफ गांधी जी और फॉर द सेक ऑफ एनी इंडिविजुअल। न्यूज़पेपर भी एक बहुत अहम सोर्स है, ऑफिशियल सोर्स है, बिकॉज़ ये एक अथॉरिटी लिखती है। इसमें भी आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेंगे। अगर कोई नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर है, तो वो अपने नज़रिए से चीज़ों को लिखेगा। अगर कोई ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, वेस्टर्न न्यूज़पेपर है, तो वो अपने नज़रिए से थोड़ा-सा क्रिटिकल होके, सस्पिशियस होके चीज़ों को लिखेगा, अगर वो उनके फ़ेवर में नहीं है तो। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो ये डिफरेंसेस हैं भाई साहब। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल है, आखिरी सवाल है, बेसिकली ऑप्शनल ही है 30वें सवाल का। एक्सप्लेन व्हाई मेनी स्कॉलर्स बिलीव दैट द मंथ्स आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज़ वेयर गांधी जीज़ फाइनेस्ट आवर, कि भाई ये जो इंडिपेंडेंस के बाद के कुछ महीने गुज़रे हैं, वो गांधी जी के फाइनेस्ट आवर क्यों माने जाते हैं? इंट्रोडक्शन में हमने बताया है कि चूँकि वो जो पूरा पीरियड था, इसमें रॉयट्स हो रहा है, कम्युनल टेंशन बहुत ज़्यादा है और देश एक ट्रांजिशन से गुज़र रहा है आफ्टर पार्टीशन। तो इस दौरान जो गांधी जी ने काम किया है वो बहुत सराहनीय है, बहुत क्रूशियल है, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड एज़ द गांधी जीज़ फाइनेस्ट आवर। तो सबसे पहले तो बताएँगे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कहाँ पे थे, ताकि आप उस चीज़ को समझ पाएँ कि व्हाट वाज़ हिज़ इम्पोर्टेंस, व्हाट वाज़ हिज़ प्रायोरिटी। उसके बाद कम्युनल टेंशन्स को कम करने में क्या एफर्ट्स उन्होंने दिखा और पार्टीशन को लेके क्या बिलीव था उनका, या माइनॉरिटीज़ को लेके क्या सोचते थे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ही वाज़ नॉट एट द रेड फोर्ट, जहाँ पे फ्लैग होस्टिंग हो रही थी। इंस्टेड वो कलकत्ता में थे और 24 आवर का इन्होंने फास्ट लिया हुआ था ताकि दंगे वगैरह रुक सके। वहाँ पे काफ़ी भीषण तौर पे दंगे हो रहे थे। कम्युनल टेंशन्स को ईज़ करने के लिए लगातार रिफ्यूजी कैंप्स विज़िट करते थे, जिन जगहों पे रॉयट दंगे हो रहे हैं उनको विज़िट करते थे। नेहरू को कहा कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ट्रस्ट को रिस्टोर करने के लिए स्पेशल रेज़ोल्यूशन पास करो। क्योंकि वो कम्युनल हार्मनी के लिए काम कर रहा है, देश की यूनिटी के लिए काम कर रहा है, तो ये माना जाता है कि ये चीज़ें गांधी जी टॉप प्रायोरिटी पे रखते थे, द यूनिटी, द कम्युनल हार्मनी। इस वजह से बहुत सारे स्कॉलर्स इसे फाइनेस्ट आवर कहते हैं, बिकॉज़ ही वाज़ वर्किंग टायरलेसली टू रिस्टोर द रिलीजियस हार्मनी, टू ईज़ डाउन और वाइप आउट द एंटायर कम्युनल टेंशन। उसके बाद आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि पार्टीशन को लेके उनका क्या सोचना था। तो उनका ऐसा मानना था कि ज्योग्राफिकली भले इंडिया और पाकिस्तान अलग हो चुके हैं, बट वी आर मोरली हम एक ही हैं और एक दूसरे के हमेशा काम आएँगे। और इन्होंने कहा है कि सिचुएशन पाकिस्तान में जैसी भी हो, लेकिन इंडिया हमेशा एक डेमोक्रेटिक स्टेट रहेगा, जहाँ पे हर सिटीज़न, चाहे उसका नंबर छोटा हो या बड़ा हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे स्टेट के द्वारा प्रोटेक्शन दी जाएगी, उसे स्टेट के द्वारा जो है वो संरक्षण दी जाएगी। सो दैट वाज़ कंसिडर्ड टू बी द मंथ्स आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज़ कंसिडर्ड टू बी द फाइनेस्ट आवर, बिकॉज़ ही वाज़ वर्किंग फॉर रिलीजियस हार्मनी टू ईज़ डाउन द कम्युनल टेंशन्स। इसमें आप चाहें तो उनके डेथ की भी बात कर सकते हैं कि इन एफर्ट्स ने उनके काफ़ी दुश्मनों को बना दिया, एंड उसके बाद उनके असैसिनेशन अटेम्प्ट्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं।
दैट वाज ऑल इन द 8 मार्कर्स। अब आगे बढ़ते हैं, सोर्सेज को देखते हैं। देखो सैंपल पेपर में जब भी आप कभी सोर्सेज को अटेम्प्ट करो, तो ज़रूरी नहीं कि आप सोर्सेज को पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन देखो। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो और देखो कि क्या वो आपसे ऐसे ही सॉल्व हो रहे हैं क्या? क्योंकि कई बार सोर्सेज में इनडायरेक्ट सवाल आते हैं, यानी कि उस चीज़ का ज़िक्र सोर्स में होता है बट आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं उसको पढ़े बिना। जैसे पहला जो सवाल है, ये सोर्स बेसिकली बुद्धा की टीचिंग से रिलेटेड है, कैसे उनके टेक्स्ट को हमने प्रिजर्व किया, उनकी टीचिंग्स को हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, वी एडिटेड, वी ट्रांसलेटेड और फिर ये जो चीज़ें हैं दुनिया तक पहुँची। तो यहाँ पे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हेजियोग्राफी? हेजियोग्राफी बेसिकली बायोग्राफी होती है संतों की, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको इस सोर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली, राइट एनीवन टीचिंग एंड फिलॉसफी ऑफ बुद्धा, यहाँ पे इस सोर्स में किसी टीचिंग का ज़िक्र नहीं है, तो बेसिकली चूँकि ये बुद्धिज़्म के ऊपर सोर्स है, तो उसका एक इनडायरेक्ट सा सवाल है कि उसकी उनकी एक टीचिंग आप बताइए। तो आप कुछ भी बता सकते हैं। आप ट्रांसिएंट नेचर की बात कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल एफर्ट की बात कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी सवाल, व्हाई डिड आर्ट हिस्टोरियन नीड टू एक्वायर फ़ैमिलियरिटी विद द हेजियोग्राफी? ये जो हेजियोग्राफी है, बुद्धा की स्टोरी है, उससे आर्ट हिस्टोरियंस को फ़ैमिलियर क्यों होना पड़ता है? ये 2 मार्कर है, इसमें आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे। पहली चीज़ कि जो अर्ली बुद्धिस्ट स्कल्पचर है, उनमें सिम्बॉल्स का बहुत यूज़ हुआ है और जब तक आप हेजियोग्राफी से रूबरू नहीं होंगे कि बुद्धा के लाइफ में कौन-सा इवेंट किस सिम्बॉल से रिलेटेड है, तब तक आप बहुत सारे आर्ट को, बहुत सारे स्कल्पचर को डिकोड ही नहीं कर पाएँगे। दैट इज़ व्हाई दे हैड टू एक्वायर फ़ैमिलियरिटी विद द हेजियोग्राफी, खास करके अगर हम बुद्धिस्ट स्कल्पचर को डिकोड करने की बात करें तो। दूसरा सवाल, इसमें तांत्रिज़्म की बात की गई है। अगेन इसको पढ़ के बिना पढ़े आप देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तांत्रिक ट्रेडिशन डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक ट्रेडिशन? कई बार ऐसे सवाल आएँगे, इसमें तो इस सैंपल पेपर में हालाँकि ज़्यादा है। इसमें आपको सोर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर तांत्रिक वैदिक ट्रेडिशन के बीच के डिफरेंस को जानते हैं, तो वैसे ही आप कर लेंगे। वैदिक ट्रेडिशन जो है, वो वेदों से इमर्ज होता है। तांत्रिक ट्रेडिशन का कोई एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट नहीं है और ये रीजनल है। वैदिक ट्रेडिशन एक सॉर्ट ऑफ आपका एक स्टैंडर्ड ट्रेडिशन है, ग्रेट ट्रेडिशन का पार्ट माना जाता है ये। तो ये बेसिक डिफरेंस है। दूसरा, तांत्रिक प्रैक्टिसेस समव्हाट इनकलकेटेड द नोशन ऑफ एगालिटेरियन सोसाइटी। डू यू एग्री? ये जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस हैं, वो एक एगालिटेरियन सोसाइटी के नोशन को डिपिक्ट करती हैं। क्या आप एग्री करते हैं? बिल्कुल डिपिक्ट करती है, क्योंकि आप जब बॉक्स पढ़ेंगे तो इसमें कहा गया है कि तांत्रिक प्रैक्टिसेस जो है सबकॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में लोगों के द्वारा फॉलो की जाती थी। महिला पुरुष सारे शामिल हो सकते थे एंड जो भी डिफरेंसेस है कास्ट और क्लास का, ये तांत्रिक प्रैक्टिसेस में हमें देखने को नहीं मिलता है। यानी कि तांत्रिज्म के अंदर ब्राह्मणों के लिए भी जगह है, शूद्रों के लिए भी जगह है। दैट्स हाउ दे डिपिक्टेड द नोशन ऑफ एगालिटेरियन सोसाइटी। एगालिटेरियन सोसाइटी का मतलब होता है जहाँ पे कोई क्लास नहीं, जहाँ पे सारे लोग इक्वल हैं। whom did the तांत्रिक आइडियाज़ इन्फ्लुएंस? आखिर किसको इन्होंने इन्फ्लुएंस किया होगा? तो एक तो आप देखते हैं रीजनल ट्रेडिशन जो बहुत सारे नॉर्थ इंडिया में है, उसमें भी तांत्रिज्म अवेलेबल है। इसके अलावा बुद्धिज्म में भी तांत्रिज्म आ जाता है, तो द इन्फ्लुएंस दैट एज़ वेल। टैओइज़्म में भी तांत्रिज्म आता है, तो आप इनके इम्पैक्ट को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आखिरी सवाल, ये एक डिस्कशन से लिया गया है चैप्टर 12 के फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें माइनॉरिटीज़ के ऊपर, सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। अभी मैंने सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर एक शॉर्ट्स भी डाला था। तो अब यहाँ पे सवाल देखो क्या है, व्हाई वर द नेशनल लीडर्स काउंटरिंग डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट? अब इसको पढ़ने के लिए, इसको जवाब देने के लिए आपको इस बॉक्स को पढ़ने की जरूरत है। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आपको ऑलरेडी पता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट को बहुत सारे जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो ये मानते थे कि इसकी वजह से पार्टीशन हुआ है, तो दे वर अगेंस्ट दिस कॉन्सेप्ट। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि चूंकि वो दे बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट वाज द मेजर रीजन बिहाइंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई दे वर काउंटरिंग द डिमांड। दूसरा, एक सिचुएशन आपके सामने दिया जा रहा है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर होते तो क्या आप सेपरेट इलेक्टोरेट के आइडिया को सपोर्ट करते? और आप अपने रीज़न को जस्टिफाई करिए। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग यही लिख दो कि नहीं मेरे हिसाब से गलत है। अगर आपको लगता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट वाज़ अ गुड टूल, इससे फ़ायदा हो सकता है, तो आप लिखो और उसको जस्टिफाई करो। तो हियर यू हैव टू बी सब्जेक्टिव। जिनको लगता है गलत है, जस्टिफाई करो, रीज़न दो। जिनको लगता है सही है, वो भी जस्टिफाई करके रीज़न दें। अगर आपका लॉजिक सही होगा, तो आपको जवाब मिलेगा। व्हाट वाज़ द आर्गुमेंट गिवन बाय बी पोकर बहादुर टू व्हिच गोविंद बल्लभ पंत एग्रीड? अब इस बॉक्स को पढ़ना होगा जिसमें बी पोकर बहादुर जो है वो कुछ आर्ग्यू कर रहा है और गोविंद बल्लभ पंत उस पे एग्री कर रहा है कि जो आप बात कह रहे हो वो सही है, बट सेपरेट इलेक्टोरेट इज नॉट द सॉल्यूशन। तो गोविंद बल्लभ पंत कह रहे हैं कि देखो, बी ही एग्रीड विद बी पोकर बहादुर कि ये जो डेमोक्रेसी का सक्सेस है, दैट शुड बी जज्ड बाय द कॉन्फिडेंस जो कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल दैट दे हैड इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल, कि हमारी देश की डेमोक्रेसी पे देश के डिफरेंट तबकों का, ना केवल कुछ एक मेजॉरिटी के लोगों का, देश के डिफरेंट तबकों का कितना विश्वास है, उससे हमारी डेमोक्रेसी की मजबूती आंकी जा सकती है। ये एग्री टू कि हर सिटीजन को आप जो है वो इक्वली ट्रीट करिए,
जिससे उसके मटेरियल नीड्स ही नहीं बल्कि उसका जो स्पिरिचुअल नीड है, उसकी जो डिग्निटी है, उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है, वो भी सैटिस्फाई किया जा सके। तो दीज़ 2 थिंग्स कि यू कैन राइट डाउन 2 मार्कर ही है, तो 2 चीज़ें जिस पे वो एग्री करते हैं, इस तरीके से आप पॉइंटर्स में लिख सकते हैं। तो केवल हमें इस क्वेश्चन के लिए इस बॉक्स को पढ़ना पड़ा, बाकी ये जो 2 चीज़ें हैं वो तो आप अपने आधार पे भी लिख सकते हैं। दैट वाज़ ऑल इन द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द मैप, इसमें 2 टाइप के सवाल हैं। पहले तो आपको 3 साइड्स को मार्क करना है और उसके बाद आपको 2 साइड्स ए और बी करके दिए हुए हैं मैप में ऑलरेडी मार्क्ड, यू हैव टू आइडेंटिफाई। सबसे पहले तो हम ए और बी को आइडेंटिफाई करेंगे। देखो जब आइडेंटिफाई करने की बात है तो उन्होंने एक हिंट भी दे दिया है कि ये 1857 के रिवोल्ट का साइट है। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप आएँगे तो यू हैव 2 साइड्स, ये बी हो गया और ये ए हो गया। देखो बंगाल में एक ही साइड था, कलकत्ता है, तो कलकत्ता और ब्रैकेट में आप दमदम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और जो दूसरा साइड है दैट इज़ दिस, यहाँ पे आपको एरो दे दिया गया है, ए पे मत जाना, इस पे जाना, ये एरो है यहाँ पे, ठीक है? ये दिल्ली है भाई, एकदम बेसिक। दिल्ली वाज़ द मेजर सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 और ये पॉइंट तो आप याद रखेंगे ही। जब भी मैं मैप के ऊपर वीडियो डालूँगा, पिछले सेशन में भी मैंने डाला था, तो मैंने कुछ रेफरेंस पॉइंट्स बताए थे, तो दिल्ली एक रेफरेंस पॉइंट है। इससे आप मेरठ याद करते हैं, मथुरा याद करते हैं, कन्नौज याद करते हैं, आगरा याद करते हैं, पानीपत वगैरह आप मार्क कर सकते हैं, सो दैट इज़ दिल्ली। अब हम आते हैं बाकी साइट्स को मार्क करते हैं। 3 साइट्स हैं, अमरावती, मगध और राखीगढ़ी। सबसे पहले सबसे आसान, मगध एक रीजन है, तो आपको उस रीजन में कोई सा भी पॉइंट ऐड कर देना है, मार्क कर देना है। तो मगध वाज़ इन द साउथ बिहार, तो इस साउथ बिहार में आप कहीं भी एक पॉइंट लगा देंगे, दैट इज़ मगध, ठीक है? उसके बाद राखीगढ़ी की जब बात आती है, तो राखीगढ़ी आपको बनावली से याद रखना पड़ेगा। बनावली यहाँ पे है और बनावली से थोड़ा-सा आप राइट की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे आपका राखीगढ़ी है। तो दैट इज़ राखीगढ़ी, ऐसे आप राखीगढ़ी को यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। एंड देन कमिंग टू द अमरावती, सबसे पहले किस स्टेट में है? आंध्रा में है। आंध्रा में जब आप ये सेक्शन देखते हैं ना, ये, इसके सामने आ जाना और इसके बीच में यहाँ पे अमरावती है। ये कुछ हिंट्स हैं, अगेन पीडीएफ में आपको मिल जाएँगे जब आप मैप सेशन की पीडीएफ को डाउनलोड करोगे, व्हिच इज़ अवेलेबल ऑन आवर ऐप। तो ये आपका अमरावती हो गया, ये मगध हो गया और यहाँ पे आपने मार्क कर दिया राखीगढ़ी को। और कोई साइट है? ओके, वी हैव रेफरेंस साइट। या अगर लोथल भी आप मार्क करना चाहते हैं, हालाँकि ऑप्शनल में है, राखीगढ़ी मार्क कर लिया तो लोथल को मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इफ यू वांट टू मार्क, तो देखो ये जो आपका पैसेज है ना, दैट इज़ बैटल ऑफ दैट इज़ गल्फ ऑफ कैम्बे। इसके जस्ट ऊपर में यहाँ पे आप जो है वो लोथल मार्क कर देंगे, एकदम सटा हुआ, दैट इज़ लोथल। ये हो गया लोथल। दैट इज़ ऑल। ऐसे ही आप रेफरेंसेस से गल्फ ऑफ कैम्बे से लोथल याद कर सकते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ से आप यहाँ पे नागेश्वर याद कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ यू मार्क साइट्स ऑन द मैप। आई थिंक दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू, जिसमें आपने पेज मार्कर सीखा, एलिमिनेशन की टेक्निक सीखी, पॉइंटर्स कैसे बनाना है वो सीखा, मैप में चीज़ें मार्क करनी सीखी। अब आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन कि अब आप किन चीज़ों के ऊपर वीडियो चाहते हैं। एंड मेक श्योर अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, सब्सक्राइब आवर चैनल, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट्स हम लोग डाल रहे हैं। इन द टर्म्स ऑफ पीडीएफ बहुत सारे छोटे-छोटे टॉपिक्स एक्सप्लेन करते हैं, सो उससे आपकी काफ़ी रिवीजन हो जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप, जहाँ पे आपको पीडीएफ्स, मटेरियल्स और टेस्ट वगैरह मिलते हैं। दैट इज़ अ मस्ट हैव ऐप for all the humanities student. Now me Sudhanshu signing off. See you in the next video.